Hello, my dear students. Welcome in this class. मैं विके राय आज आपके सामने फिर अतीत में दबे पांव के छठवें एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज आप मोहनजोदड़ो के मुख्य सड़क, घर और उनकी संरचना से परिचित होंगे। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि लेखक मोहनजोदड़ो के दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर है और उस यात्रा के संस्मरणों को वह अपनी लेखनी के द्वारा कलमबद्ध कर रहा है। आपको मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि वह बौद्ध स्तूप के आसपास के इलाकों पर अपनी नजर गड़ा रहा है और वो उस संरचना के बारे में बताया है। उसने प्रशासकीय भवनों की जीर्ण शीर्ण इमारतों को देखा, ध्वंसावशेष को देखा, आनुष्ठानिक महाकुंड, उसके आसपास की सड़कों, आनुष्ठानिक महाकुंड के पास बने हुए जलकुंड को देखा, स्नान घरों को देखा। वहीं दक्षिण पूर्व हिस्से में बने हुए कोठार और दो बिल्डिंगों को, दो भवनों को उसने देखा। देखने के बाद जब वह उस चार दीवारी को लांघ कर दूसरी एरिया में पहुंचा तो वहां पूरब की दिशा में रईसों की बस्ती देखी और वहीं से गुजरती हुई शहर के मुख्य सड़क का अवलोकन किया। आज उस मुख्य शहर के आसपास की संरचना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेखक ये लिख रहा है कि उस सड़क के दोनों तरफ, उस चौड़ी सड़क के दोनों तरफ, फ्लोर स्ट्रीट जिसको आप बोल रहे हो, उस सड़क के दोनों तरफ घर है। जैसा कि अमूमन होता है, स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी कस्बा हो, सड़क हो तो सड़क के दोनों छोर पर घर तो जरूर बसे होंगे, उसमें खास कोई बात नहीं। लेकिन खास क्या है कि सड़क के दोनों तरफ जो घर बने हुए हैं, उन घरों के सबसे खास बात यह है, या सबसे बड़ी खासियत ये है कि किसी भी घर का मुख्य दरवाजा सड़क की तरफ नहीं खुलता है। सड़क की तरफ घर की पीठ है, अर्थात पिछला भाग। मुख्य दरवाजा या तो पीछे की तरफ है या ज्यादा से ज्यादा गली की तरफ है। जो गलियां हैं, उस गली के सामने सड़कों के आसपास बने हुए भवनों का दरवाजा खुलता है। अमूमन ऐसे घर हमें आज भी शहर में देखने को मिलते हैं, जहां कुछ घरों का मुख्य दरवाजा जो होता है वह सड़क की तरफ न खुलकर गली की तरफ खुलता है। चंडीगढ़ का शहर जो बसाया गया आज से
लगभग 50 वर्ष पहले जब जो उसकी संरचना हुई, जो बसा था तो बहुत पुराना, लेकिन जो चंडीगढ़ शहर लेखक लिख रहा है कि चंडीगढ़ में ठीक वही शैली 50 साल पहले कार्बुजिए ने इस्तेमाल की थी। कार्बुजिए एक भवन निर्माण वेत्ता था जिसने चंडीगढ़ में उसी शैली को विकसित किया। और चंडीगढ़ की खूबसूरती का एक नजारा सा पेश किया। लेखक लिख रहा है कि शायद उस कार्बुजिए के मन मस्तिष्क पर मोहन जोदड़े की यही असीम छाप पड़ी हुई थी जिसे उसने चंडीगढ़ में चित्रांकित किया। अब आइए उसके आगे बढ़े। लेखक आगे लिख रहा है कि वहां उस घर में यदि आपको प्रवेश करना है, किसी के घर जाना है, तो मुख्य सड़क से एक सेक्टर मार्ग निकलता है। उस सेक्टर मार्ग से आगे बढ़ते हुए आप उस घर के पिछले दरवाजे से घर में प्रवेश करोगे या गली में आकर तब आप उस घर में प्रवेश कर सकोगे मुख्य दरवाजे से। एक सेक्टर मार्ग बना हुआ है। साथ ही जो उस पानी की निकासी की जो व्यवस्था की गई है उसकी खासियत ये है कि सड़क के दोनों किनारों पर पक्की और चौड़ी नालियां बनी हुई हैं जिसमें शहर का और गलियों का पानी इकट्ठा होता है। ये मुख्य सड़क के दोनों इर्द गिर्द है, दोनों किनारों पर चौड़ी और पक्की नालियां जो ऊपर से ढकी हुई है। घरों में से निकलने वाला गंदा पानी या मैला पानी या बाहर की बरसात का पानी निकालने के लिए गली में से दोनों साइड से भी पक्की नालियां बनी। ये नालियां या तो पूर्णतया ढकी हुई हैं या कहीं कहीं खुली हुई है। खुली हुई इसलिए है ताकि समय समय पर उन नालियों की सफाई की जा सके। उन नालियों से बहता हुआ पानी एक हौद में इकट्ठा होता है और हौद में इकट्ठा होने के बाद या तो यदि पानी कम बहा रहता है तो वहीं पर उसको खत्म हो जाता है, या तो यदि ओवरफ्लो होता है तो वो मुख्य सड़क में उसको जोड़ दिया गया है। इस प्रकार से लेखक ये महसूस करता है कि गलियों से लेकर सड़क तक बनी हुई नालियां काफी सुंदरतम ढंग से बनाई गई थी। वो ऊपर से ढकी हुई थी और यही कारण है कि मोहनजोदड़ो के नागरिक स्वस्थ रहा करते थे। ये स्वस्थ रहने की एक निशानी है। मेरे प्रिय छात्रों, आपके घर के आसपास यदि गंदा पानी इकट्ठा होता है या नालियां खुली हुई होती हैं तो ऐसे में
वहां मच्छरों के अधिकाधिक पैदा होने की आशंका बनी रहती है और इन मच्छरों से जनित बीमारियां हमारे आपके स्वास्थ्य पर एक प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसीलिए घर के आसपास इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि कहीं पर जल जमाव न हो रहा। यदि कहीं जल का जमा हो रहा है तो उसमें चूना छिड़क देना चाहिए, जिससे कि उसमें मच्छर पैदा होने की आशंका न बनी रहे। मोहनजोदड़ो की नगर की यही खासियत थी कि जो भी सड़कें बनी थी, जो भी नालियां बनी थी, वो सब की सब ढकी हुई थी, कहीं कहीं पर वो खुली हुई। आगे लेखक ये लिख रहा है कि मोहनजोदड़ो में जल का एक भंडार था। वहां कुएं खोदकर भूजल को प्राप्त कर स्वच्छ जल निकाला गया। केवल मोहनजोदड़ो की यदि हम बात करें तो मोहनजोदड़ो में करीब 700 कुएं थे। इस प्रकार हमने ये देखा, लेखक लिख रहा है कि हमने ये देखा कि उस मोहनजोदड़ो शहर में नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी जल संस्कृति का एक अनुपम उदाहरण था। आपने जाना है कि वहां पर 700 कुएं लेखक दर्शा रहा है। 700 कुएं थे। शहर से सटी हुई सिंधु नदी का पवित्र जल बहता था। एक विशाल जल कुंड था, 40 फुट चौड़ा, 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा। जिस जल कुंड में स्नानार्थी स्नान करते थे और स्नान करके तब उस हवन यज्ञ में शामिल हुआ करते थे। उसी जलकुंड के समीप में 8 स्नानागार बने हुए थे। एक गहरा कुआं था वहां पर, जिस कुएं का पवित्र जल जो भूगर्भ से निकला हुआ था जल, इसलिए वो पवित्र जल माना जाता था। जिस कुएं का पवित्र जल उस जल कुंड में आकर मिलता था, जल कुंड के पानी को प्रतिदिन बदलने के लिए जल निकासी की भी व्यवस्था नालियों के माध्यम से की गई थी। इस प्रकार से यदि हम बात करें तो उस मोहनजोदड़ो शहर में जल स्रोत का एक अनुपम भंडार था। और ये चीजें दर्शाती हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति भी कह सकते हैं। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत स्थापित शहरों के लोग जल की कीमत को पहचानते थे और जल प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किया करते थे। तो इस प्रकार से यदि इस बात को हम स्पष्ट रूप से जानें तो यही जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता
के अंतर्गत स्थापित शहर या सिंधु घाटी सभ्यता काफी सुसंस्कृत, सुसभ्य और दर्शनीय थी। वह वास्तुकला का एक अनुपम केंद्र थी, जन संस्कृत का एक अनूठा नमूना पेश करती थी। तो एक प्रकार से हमने आपको आज के इस एपिसोड में उन चीजों से अवगत कराया जो जन संस्कृत के अनुपम उदाहरण का एक नजारा है। आज हमने आपको उस मुख्य सड़क के किनारे बनी हुई, दोनों तरफ बनी हुई नालियां, उस मुख्य सड़क के दोनों तरफ बने हुए घरों की विशेषताओं, जल निकासी के लिए किए गए प्रबंधों से अवगत कराया और आपको अंत में ये बतलाया कि 700 बने हुए कुओं, 8 स्नानाघरों, एक विशाल जलकुंड, पानियों की निकासी के लिए की गई उचित व्यवस्था और बहते हुए सिंधु नदी की पवित्र जल के आधार पर ये लिख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जल संस्कृत का एक अनुपम उदाहरण थी। और इसी के साथ ही आज हम अपनी बात को विराम देने जा रहे हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।